हेलो माय व्यूअर। आज मैथमेटिक्स की क्लास है और ट्रिगोनोमेट्री। ये मैंने लिख दिया है। हम लोग का चैनल है विनय क्लासेस, उसी पर आपके क्लास सब रन कर रहे हैं। और आज है मैथमेटिक्स की क्लास। और इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था टीएमएच किताब के बारे में। और आज कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं है, डायरेक्ट टॉपिक्स पर आ रहे हैं हम लोग। और जैसा पता है कि मैथमेटिक्स में 11 क्लास के लिए 3 किताबें 3 टॉपिक्स था, जिसका एक नाम हो गया बोल सकते हैं 11 के लिए, और दूसरा एक बोल सकते हैं कि 12 के लिए। तो 11 के लिए 3 चीज़ था, अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जैसा कि बताया गया था कि इसमें 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर्स हैं इसमें टीएमएच बुक के मुताबिक। इसके अंदर में 4 चैप्टर्स हैं और इसके अंदर में 6 चैप्टर्स हैं। तो ऐसे ही 9, 4 और 6, 9, 4, 13 और 6, 19। इसके अंदर में 11 क्लास के लिए 19 चैप्टर्स हो गए। और यही अगर इसी के दूसरे ब्रांच में अगर देखेंगे 12 के लिए, तो इसके अंदर में 3 ब्रांच है। एक बोल सकते हैं कि सॉलिड ज्योमेट्री, और एक हो गया कैलकुलस, और लास्ट हो गया वेक्टर अलजेब्रा। इसका एक ही चैप्टर है, 1 चैप्टर। और इसके अंदर में 7 चैप्टर्स होंगे। और इसमें एक ही चैप्टर, तो एक चैप्टर 7 चैप्टर 8 हो गया, एक चैप्टर ये मिलके 12 क्लास में हो गया 9 चैप्टर्स, 09 या 9 चैप्टर्स। और ओवरऑल अगर देखें तो 19 और 9 मिलके 28 चैप्टर्स हैं। और ये टीएमएच, टाटा मैकग्रॉ हिल की जो किताब है टीएमएच मैथमेटिक्स का, ये एनालिसिस है। तो आज के क्लास में अलजेब्रा को तो नहीं डिस्कशन करना है, कोऑर्डिनेट भी नहीं। तो 11 क्लास में चालू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, और फिर 12 क्लास के लिए जो क्लास चालू करेंगे इस तीनों में आएगा, जिसका बोल सकते हैं कैलकुलस, ये आएगा क्योंकि ये फिजिक्स में भी बहुत यूज होगा। तो ये स्टार्ट करेंगे 12 क्लास के लिए, और ये स्टार्ट होगा क्लास 11 के लिए। तो आज हम लोग करेंगे इसी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, और 4 चैप्टर में कौन कौन सिलेबस में है उसको बताते हुए टॉपिक्स पर आ जाएंगे। तो इसका एक मतलब रिव्यू करने के लिए आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपके लिए ठीक रहेगा रिव्यू करने के लिए, क्योंकि मैं इसको अभी इरेज कर दूंगा। तो देख लीजिए।
और अब आगे बढ़ते हैं, स्पेशली ट्रिगोनोमेट्री में। और ये पूरा का पूरा सब मिला करके 70% तो 11 में ही हो गया और अप्रॉक्स ये पूरा 30% है। तो आज के टॉपिक्स में ट्रिगोनोमेट्री। अब ये क्लास स्टार्ट हो रही है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखा जाए कि ट्रिगोनोमेट्री में आईआईटी जेईई एडवांस के लिए या जेईई मेन के लिए या 11-12 के लिए सिलेबस क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री एक होता है प्लेन ट्रिगोनोमेट्री और एक होता है स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री। तो कमेंट में कभी पूछेगा तो मैं बताऊंगा स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, बट यहाँ जब भी ट्रिगोनोमेट्री कहा जाए तो ये हमेशा कराएगा प्लेन ट्रिगोनोमेट्री। और जिनको भी डायरेक्ट अगर टीएमएच बनाने में दिक्कत होगी, मैं तो समझ ही रहा हूँ, तो इसीलिए एक बेसिक बुक भी बता देते हैं जिसको जरूर पढ़िए, और उस बुक को भी थोड़ा दिखा देते हैं। लेकिन पढ़ना है टीएमएच ही, लेकिन जिनको बेसिक गड़बड़ होगी तो बेसिक कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए मैं एक बुक और भी दिखा दे रहा हूँ। ये किताब है एस.एल. लोनी की और ये पार्ट 1 बुक है। इसका बैक में भी दिखा देते हैं। और ये एस.एल. लोनी की किताब परमिशन लेकर के एरहैंड छाप रही है, तो ऐसा ना सोचिए कि एरहैंड की किताब है। ये किताब ओरिजिनल है, फॉरेन ऑथर की किताब है, एस.एल. लोनी ग्रेट पर्सन। तो इसलिए इस किताब को जरूर पढ़िए। और इसी के पार्ट 1 के बाद एक किताब और आती है पार्ट 2, मैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए एस.एल. लोनी की, ये थोड़ा दिखने में थोड़ा छोटा लग रहा है क्योंकि ये राजा पब्लिशर्स में था, वो उसमें नहीं मिला था किताब, तो इसलिए ये किताब पार्ट 2 है। थोड़ा एडवांस लेवल में जाने के लिए इस किताब को भी पढ़नी पड़ती है। जनरली लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट बिना क्लासेस में जो पढ़ रहे हैं उनको पार्ट 2 भी पढ़नी होगी। इसके भी बैक दिखा देते हैं। तो इसलिए ये किताब में देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है प्लेन ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2, और अब दोनों किताब को मैं एक साथ दिखा दे रहा हूँ ताकि एस.एल. लोनी की कृपा आप पर बरस जाए। और एस.एल. लोनी की खाली ट्रिगोनोमेट्री बुक नहीं आती है, और भी बुक है। जब जैसा समय आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ट्रिगोनोमेट्री के लिए आप इस बुक को क्लास जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स करते हैं, मतलब 6, 7, 8 वाले या 9, 10 वाले, उनको तो आँख मूंद की ये किताब खरीद लेनी चाहिए और शुरू से ही 6, 7, 8 से ही बनाएं, ताकि उनको 2 साल 11-12 में जो बहुत टेंशन होता है, पूरी तैयारी नहीं होती है, वो तैयारी अच्छी हो जाए। तो ये दोनों किताब मैं एक साथ दिखा दे रहा हूँ। ये जो है हमारे पास है, ये पार्ट 1 हो गया और ये दूसरा जो है पार्ट 2 है। तो अब आइए इस बुक को भी छोड़ करके अब टॉपिक्स पर आए। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में सिलेबस में 4 टॉपिक्स है, उसका नाम लिख दें, क्योंकि पूरे 28 चैप्टर्स है टीएमएच में, तो 28 में 4 तो ट्रिगोनोमेट्री जगह छेद के रखा है। ओनली 4 चैप्टर्स, ओनली 4, मतलब 28 चैप्टर्स में 4 चैप्टर यही है। इसको बोल सकते हैं ये 4/28, पूरे मैथमेटिक्स का ये 4/28। अगर सॉल्व कर देंगे तो 1/7। अब इसको परसेंटेज निकालने आता है, ये आपको परसेंटेज निकाल के समझ लीजिएगा कि कितना परसेंट हो रहा है। थोड़ा अपने भी होमवर्क कीजिए, सारा चीज़ मैं ही मैंने स्कूल फीडिंग कर दूँ तो बेकार है, थोड़ा अपने दिमाग भी लगानी चाहिए। और ये 7 जो एक प्राइम नंबर है और एक जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। पता लगाइए प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होता है। पता लगाइए कि 1 से लेके 1 लाख के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनको किसी प्रोग्राम की मदद से या रैंडमली भी किसी भी तरह हिट एंड ट्रायल से नंबर पता लगाइए और उसके जो
मतलब एकदम स्टार्टिंग नंबर होगा 2 और उसके बाद होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो आप स्टार्ट कीजिए, पहले लीजिए 2, फिर छोड़ करके क्या होगा 7 होगा। अल्टरनेट सारा नंबर जितना है 1 से लेके 1 लाख तक सबको माने स्क्वायर करते जाइए, और जो छोड़ दिए नंबर मतलब जो 3 था, फिर इसके बाद वाला अल्टरनेट में आ रहा है सेकंड अल्टरनेट जो स्टार्ट होगा 3 से, और उसके बाद फिर जो भी आएगा समझ ही रहे हैं कैसे आएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे आ रहा है। तो पहले क्या कीजिए कि जितने भी 2 हैं अल्टरनेट में, 5 है, फिर 11 है, इसी तरह कंटिन्यू कीजिए 1 लाख तक या 1 मिलियन तक, ठीक है। हम छोटा दे रहे हैं 1 लाख तक, और सभी का आप क्या करिए क्यूब कर दीजिए, स्क्वायर की जगह क्यूब, ऐसे 2 का क्यूब, 5 का क्यूब, फिर 11 का क्यूब, ऐसे करते करते लास्ट टर्म तक, और डिवाइडेड बाई जितने भी रेस्ट नंबर होंगे, रेस्ट नंबर मतलब ये सब 3, 7 वाला 3 हुआ, 7 हुआ, 13 हुआ, सब के पावर में स्क्वायर कीजिए, ठीक है। और ऐड करके जितना होगा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में भर के लाइए, और इसके लिए टाइम बॉन्ड नहीं है, 1 महीना बाद भी जवाब दे सकते हैं, और 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, या कभी जब जेईई एडवांस पास करके कहीं जॉब करते रहेंगे उसमें भी दीजिएगा। ये आपके प्रश्न एक मैंने दिया, और जितने भी प्राइम नंबर है 1 से लेके लाख नंबर तक, अभी उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिससे कि अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म मालूम चल गया, तो इसके बाद में अगर 50वां टर्म जानना चाहें, 1000वां टर्म जानना चाहें, और इसके बाद का टर्म जानना चाहें, तो रैंडमली हम पता लगा सकें। इसका आप पता लगाइए, अगर पता लग जाएगा तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से टाई अप करके आपको पीएचडी डिग्री मिल जाएगी, और उसमें हम थोड़ा हेल्प करेंगे, और उसमें ज्वाइंट वेंचर रहेगा, मेरा भी हेल्प रहेगा, और आपको भी बोलेंगे कि करिए, तो दिमाग दौड़ाइए, ठीक है। थोड़ा एक टेंशन देने के लिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही बीच में आया दिमाग में तो बता दिए, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, और ये कैसे आया, तो सिर्फ ये 7 नंबर देख करके, तो मेन है थिंकिंग, आप कितना सोच सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो सिलेबस में पहला होगा जिसका नाम होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ये पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। जब कभी भी जेईई मेन में और जेईई एडवांस में कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपको कुछ भी एक नाम लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी हम यहाँ लिख देते हैं, सपोज कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एक एग्जाम्पल लिखे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही है। तो जब कभी भी कोई अगर LHS और RHS दिया हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, कि आंसर A है कि B है कि C है कि D है, और उस समय क्या रहेगा, ये आंसर्स गायब रहता है, क्योंकि प्रूफ तो करना नहीं है LHS RHS। ऐसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन दे दिया है और पूछा कि भाई इसमें 4 ऑप्शन में कौन करेक्ट है, तो आदमी क्या होता है फालतू का इसको बनाते रहता है, और बनाते बनाते पता चला 2 मिनट क्या पूरा 1 घंटा पार हो गया, और पूरा 3 घंटा में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बना रहे हैं, तो तैयारी उतनी है नहीं, क्वेश्चन तो मिल गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जेईई एडवांस का, पता चला उसमें एक भी नहीं बन रहा है। पूरा 3 घंटा पंखा देख के आए या अगल बगल को देख के आए कि वो लोग क्या बनाया, कहने का मतलब कुछ नहीं बन रहा है। तो बेहतर है कुछ टेक्निक लगाइए, और शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, जब भी आइडेंटिटी होगा, चाहे वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हो, या और भी होता है इनवर्स सर्कुलर आइडेंटिटी, लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी, या और भी इसी तरह का आएगा कंपोजिट टाइप का फंक्शंस का भी आइडेंटिटी, या माने अलजेब्रिक नॉन अलजेब्रिक सब साथ में मिला रहेगा, वैसा कुछ भी हो। आपका काम क्या है कि LHS में ये दिया हुआ एक्सप्रेशन और RHS में 4 ऑप्शन में दिया है, लॉटरी लगाना है। जब भी नहीं बुझा है किसी भी एग्जाम में, तो पहला लॉटरी हमेशा मारिए C को, भरोसा रखिए C पर, नहीं भी आता है C मारिए।
और अगर 20 क्वेश्चन नहीं आता है, 10 खाली आता है, तो सारा 20 में मतलब सी मार दीजिए, जरूर वो सही हो जाएगा। ओके। और सेकंड ऑप्शन एक तरीका और है कि 4 ऑप्शन में बनाने नहीं आता है, लेकिन पता चलता है कि नहीं ABCD में ये आंसर तो नहीं होगा। तो पहले जो ABCD में हम खोज के आंसर खोज रहे थे, तो क्या था, मतलब 4 में खोजना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 25%, लेकिन कंफर्म हो जाए कि A आंसर नहीं है, या B आंसर नहीं है, या C आंसर नहीं है, D आंसर, अगर कोई एक पता चल जाए कि नहीं हो रहा है, तो आपके पास 3 ऑप्शन बचा, तो 3 में लॉटरी लगाना है। अरे मैक्सिमम बच्चा तो लॉटरी लगा करके बनाते हैं, 93% तो लॉटरी लगा करके, ठीक है। 1% जो होते हैं, जो बियॉन्ड IITs है, IT है, वो थोड़ा बनाते हैं, और उसके नीचे 2% NIT वाला थोड़ा ट्राई करते हैं, कम ट्राई करते हैं वो, और 4% वाला जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है और स्टेट लेवल है या प्राइवेट वाले हैं, वो थोड़ा और ट्राई कम करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये जैसे ही आपको 3 में ऑप्शन खोजना होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 33%, जबकि इसका ऑप्शन था 25%। फिर क्या कीजिए, बिस्कुट तो खाते ही हो 50-50, तो उसी स्टाइल में क्या करो, ABCD में पता लगा कौन 2 आंसर नहीं हो सकता है। पता चला अरे A तो नहीं होगा, D भी नहीं होगा, कंफर्म। तो B और C खोजना है किसी में से, तो एक तो कॉइन ले लीजिए, हेड और टेल होता है। अब किसी एक को सोच लीजिए कि भाई हमारा B होगा कि C होगा। सपोज B को हेड मान लिए, तो ये टेल है। आपने क्या सोचा, नहीं भाई टेल आएगा तब देखा जाएगा, और टेल सोच करके अब उस कॉइन को फेंकोगे। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन और एक फिल्म देखे हुए धर्मेंद्र का शोले फिल्म, तो उसमें हमेशा कहीं भी जब माने झमेला होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो सिक्का निकाल करके वो अपना कॉइन को ऊपर फेंकता है। अमिताभ बच्चन बोलता नहीं देखो तुमको जाना होगा धर्मेंद्र, और हम जो है मतलब रहेंगे यहाँ पर, और ये गब्बर सिंह से मुकाबला करेंगे। तो क्यों, बाद में मरने के बाद पता चलता है कि उनका दोनों तरफ हेड ही था। तो यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ तो हेड और टेल है। तो आप B और C में एक भगवान का नाम लेकर के, या जो भी इष्ट हैं आपके, है ना, उनको याद करके आप सीधा B और C में जो बुझाए किसी एक को करिएगा, तो प्रोबेबिलिटी से 50%। तो 50-50 बिस्कुट खाने का देखिए बेनिफिट कितना है। अब आइए एक और है कि ABCD में हमको भाई पता नहीं है कि B कंफर्म में नहीं आएगा आंसर, कंफर्म है ये नहीं है, कंफर्म है ये नहीं है। तो अब क्या है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। भले आप जानते नहीं है कि A आंसर है, लेकिन ये पता चल गया कि D नहीं है, C नहीं है, B नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो 100% हो गया, एक में एक चूज करना है। तो ऐसे करके एलिमिनेशन करके भी आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सब टेक्निक्स है बनाने का। और दूसरा एक टेक्निक है जो मैंने यहाँ बताया कि आप क्या करो, LHS RHS दिया हुआ है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है एक्सप्रेशन RHS के लिए कि क्या होगा, तो आप किसी एक को भी उठाओ। तो हम पहले चॉइस तो बोलेंगे इसी को उठाओ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सेटर इतना आसानी से पहला में आंसर नहीं देगा, ताकि ट्राई करें दूसरा में, तीसरा में। इसलिए पहला ट्राई आप C में कीजिए, C का जो भी आंसर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं कि आंसर है tan स्क्वायर थीटा into sin स्क्वायर थीटा, है ना, यही मान लीजिए आंसर है, और दूसरा में कुछ इधर उधर कुछ लिखा हुआ है। तो आपका काम क्या होगा, थीटा का आंसर 9-10 तक में पढ़े हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का आंसर्स का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कभी रिव्यू में हम बता देंगे, ठीक है। बेसिक को जो 10 क्लास में आपने पढ़े हैं लेकिन भूल गए हैं, उसका भी रिव्यू क्लास कभी दे देंगे। अब क्या करो कि अपने मन से जो भी एंगल याद है, 60 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 0 डिग्री या 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल को चूज कर लीजिए और वही एंगल का इसमें वैल्यू बैठाइए। यहाँ बैठाए, मानिए 60 डिग्री, तो tan 60 क्या होता है, √3, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, और sin 60 क्या होता है, तो ये होता है, समझ लीजिए कि √3/2, तो इसलिए आ जाएगा, उसको स्क्वायर करेंगे तो 3/4, और इसको सॉल्व करने से आ रहा है 9, क्योंकि 4 × 3 12 हो गया, 12 - 3 9, 9/4। और अब ए वाला अगर सपोज करो मैं आंसर लिखा हूं, तो उस समय इसको कैसे करेंगे, तो लिख देंगे, इसमें भी पुट करके देखेंगे, तो tan थीटा हो गया कितना 60 डिग्री, तो tan 60 √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और sin 60 कितना है, तो वो तो दिया हुआ था 3 √3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, और यहाँ भी देख रहे हैं 9/4 आया। अरे वाह, बड़े मजेदार है। तो मिल गया इससे, तो यही तो आंसर है। तो बनाने का क्या जरूरत है फालतू का, तो समय मत बर्बाद कीजिए। आइडेंटिटी का बनाने का एक टेक्निक है। हाँ, बहुत आइडेंटिटी में क्या रहता है ना
कि थोड़ा एंगल खतरनाक दे देता है। कैसे लिख देता है यहाँ n पाई या n पाई बाई 2। तो अरे n क्या है, इंटीजर है ना, आप अपने मन से n को इंटीजर को बैठा दीजिए, 0 1 2 3 या -1 -2 -3, आसान होगा, 1 बैठा दीजिए तो आसान से वो सिंपल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और तब फिर चेक कर लीजिए, आंसर बन जाएगा। कोई LHS RHS प्रूव करने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप चाहें वैसे भी प्रूव करने का तो वो भी एक ऑप्शन है। कैसे कि आप LHS से लेके चलिए और RHS में पहुंच जाइए। दूसरा तरीका होगा कि RHS से चलिए और LHS में पहुंच जाइए। और तीसरा तरीका होगा LHS से चलेंगे और RHS से भी चलेंगे। मतलब क्या हुआ, यहां से भी आगे बढ़ेंगे और यहां से भी आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जाएंगे, एक कॉमन पॉइंट में पहुंचेंगे। अगर कॉमन पॉइंट में इसका आंसर करते करते कुछ आया, मान लिया x आया, और इसको भी सॉल्व करते करते x आ गया, इसका मतलब पहला इक्वेशन हुआ LHS बराबर x, LHS बराबर x, और दूसरा आया, इसको RHS लिख देते हैं, RHS बराबर x। तो जब दोनों माने x आया, इसका मतलब पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन से LHS बराबर RHS हो गया, जो कि दोनों x के बराबर है, अर्थात फाइनली LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, LHS से यहाँ पहुंच रहे हैं, RHS से यहाँ पहुंच रहे हैं, ये एक जगह है जहां पर मिल रहा है एक LHS और एक RHS। LHS को x नाम का आदमी समझ लो, y इसको समझ लो, और इसमें समझ लो कि गाना के जैसा, 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। क्यों, इस मंजिल पर पहुंचना है, मिलना है, मीटिंग है, कुछ बातें करनी है, कुछ गुनगुनाने हैं, कुछ दिल की बातें बोलनी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रयास करोगे। और अब देखा जाए कि तो मैंने जैसे रैंडमली लिख दिया था आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी याद नहीं था तो ऐसे छाप दिए, लेकिन थोड़ा हमारा डाउट हो रहा था, पता नहीं ये सही है या गलत है। हाँ, इसको बच्चों कोशिश करोगे, जो जूनियर क्लास में पढ़े हो, खासकर जो अभी 11 के बच्चे हैं, इतना का इतना आंसर प्रूफ करने का कोशिश करो, या इतना का इतना प्रूफ करने का कोशिश करो। वो हम प्रूफ नहीं कराएंगे, तो आसान है, कर सकते हो। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो बता देंगे, लेकिन अपने बनाइए, सब चीज़ मेरे द्वारा नहीं। तो आइडेंटिटी का मैंने एक इंपॉर्टेंस बताया, और दूसरा एक होता है, इसी आइडेंटिटी की जगह कभी कभी आएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन में क्या होता है, LHS RHS दोनों दिया रहेगा, आप लाख LHS से RHS कीजिएगा कभी नहीं आएगा, RHS से LHS भी नहीं आएगा, तो आप फालतू को उसको क्यों प्रूफ कर रहे हैं, वो तो इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, उसके आंसर डिफिनिट होंगे। तो जब डिफिनिट आंसर होगा तो वो कब आएगा, ये जो सेकंड चैप्टर है ना, जिसका नाम होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, या इसका एक दूसरा नाम है जनरल वैल्यू, और में इसका एक नाम और भी पॉपुलर है, उसको हम बोलते हैं जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू। और इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो एक तो खाली लिख देते हैं, ट्राई करोगे, a sin थीटा प्लस b, यहां sin थीटा की जगह sin स्क्वायर थीटा है, और यहां b की जगह है sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहां पर है c cos स्क्वायर थीटा। और इसी आंसर्स को मतलब लिख देते हैं, आगे में जाके सोचो कि यहां पर d, अब बोलेंगे फाइंड जनरल वैल्यू। ये सेकंड चैप्टर में आएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन में, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b sin थीटा इनटू cos थीटा, फिर आ गया c cos स्क्वायर थीटा, और तब इसके बाद इसको सॉल्व करके हम लोग को निकालना है कि ये आंसर अगर d है तो इस इक्वेशंस को कैसे बनाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा, बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर इसका कमेंट बॉक्स में पूछिएगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। और इसको ऐसा कर सकते हैं, प्लस b लिख देते हैं और इधर मिला के 0 कर देते हैं। अब ये मेरे मन लायक क्वेश्चन हो गया, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस c cos स्क्वायर थीटा प्लस d बराबर 0। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, सेकंड चैप्टर में मिलेगा। इसको एक होमवर्क के रूप में बिना सॉल्यूशन देखे हुए, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा इस साल जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं, जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि इसका आंसर्स जनरल वैल्यू निकालें, और साथ ही साथ ये निकालें कि ये जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है
इसका रेंज क्या है, अर्थात मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, वो भी पता लगाइए। और पता लगाइए इतना को अगर हम जीरो हटा के y लिख दें फंक्शन, और उसका ग्राफ क्या होगा। और मतलब बस इतने रखो क्वेश्चंस। और अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का 10th क्लास में, जूनियर क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े थे इस टाइप का जो मैंने लिखा है, लेकिन इसके अंदर में अभी और बहुत आएगा, हम बताएंगे क्या क्या आएगा। अब आएगा 2 के बाद तीसरा, तो इसको भी थोड़ा एक स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, क्योंकि ताकि रिव्यू करने में अच्छा रहेगा। और आगे बताते हैं कुछ और, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं जो अभी काम लायक नहीं है। इसको भी मिटा दे रहा हूं। और अब इसको तीसरा लिखा जाए कि तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो तीसरा का होगा नाम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसी का छोटा रूप 10th क्लास में सीबीएसई में पढ़ाया जाता है, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। और ये वाला भी चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में हल्का सा थोड़ा सा पढ़ाई होता है, बट यहाँ पर बहुत डेप्थ में आएगा। और इसका हम अभी सिलेबस देंगे 1 नंबर का, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा 1 नंबर ही होगा। और इसके बाद एक और होगा, क्योंकि मैंने लिखा है 4 चैप्टर 28 में। तो 4 चैप्टर, चौथा क्या है, यहाँ एक लाइन खींच दे रहे हैं। चौथा हो गया इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, और ये पढ़ाई होती है क्लास 12 में, ये 12 में है। और ये जो पढ़ाई होती है 11 में। तो 3 पार्ट 11 में है और 1 पार्ट खाली 12 में आता है। और ये पार्ट वही समझेगा जो ये पहला वाला ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्कल, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन, ये उससे जुड़ा हुआ है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन, इसी के अंदर में आएगा वो। तो उसी का ही ये इनवर्स है। और इसका फिर जो ग्राफ होगा, जैसे हम इसका भी कुछ लिख देते हैं ग्राफ में इनवर्स का, y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर कॉस इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर cot इनवर्स x, y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। ये 6 तो है, शॉर्ट में खाली इसको लिख देते हैं y इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ x, और इसमें एक ऐसा लिख दिया इनवर्स। और ये सब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के नीचे में लिख दिया t, ft मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, और y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसी का करना क्या है, ये भी हम एज ए होमवर्क दे रहे हैं, जब ये टॉपिक्स पर आएंगे तो बताएंगे। उसका नाम होगा पहला ग्राफ खींचना इसका, और वो भी किसके लिए ग्राफ खींचना है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। फिर इसका दिखाना है डोमेन, और फिर दिखाना है इसका रेंज। R का मतलब रेंज हो गया, इसका मतलब हो गया डोमेन हो गया, और इसका मतलब हो गया ग्राफ। ग्राफ जानना है। और इसी चैप्टर से रिलेटेड पूरे फार्मूले, जितने फार्मूले हैं, चाहे वो कंपाउंड एंगल से जुड़ा हो, या मल्टीपल एंगल का, या सब मल्टीपल एंगल का, या इनवर्स सर्कुलर, या बोल सकते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी का, और माने इसी टाइप का जुड़ा हुआ जो भी होगा, आप फार्मूले को कोशिश कीजिए ड्राइव करने का। उसके लिए बस एक ही लाइन हम लिखेंगे कि अगर कहीं भी y बराबर साइन x है और इसको इन्वर्स में कन्वर्ट करना है, तो अभी डेप्थ में नहीं बता रहे, सिंपल बता रहे हैं कि अगर आप यहां पर लिख देते हैं y के आगे में एक साइन इनवर्स,
और यहां भी आगे में लिख देते हैं साइन इनवर्स। दोनों के पहले मैंने क्या किया, ये एक सर्कुलर फंक्शन है, इसके आगे में मैंने एक ऑपरेशन यूज किया साइन इनवर्स, और इसके भी ऑपरेशन में साइन इनवर्स यूज किया। तो ए वाला को साइन इनवर्स y लिख दिया जाए, और इसमें ये दोनों की जगह खाली x हो जाएगा। इसका भी प्रूफ है, जब ये चैप्टर आएगा तो बता दिया जाएगा। अभी खाली इनवर्स का मतलब हल्का सा बता देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो x बराबर साइन इनवर्स y हो गया, और अब इसी को लिख सकते हैं आसानी से, x को y कर देते हैं क्या है, और इसको x कर देते हैं। तो अब देखा जाए y बराबर साइन इनवर्स x आ गया सामने में। कैसे, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि सर्कुलर फंक्शन 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं, y बराबर साइन x। अगर इसी में ऑपरेशन कर दिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर बोलेंगे टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे इसका इनवर्स लिखे, इसका इनवर्स लिखे, ये एक प्रकार का ऑपरेटर है, और ये साइन इनवर्स y हो गया, और ये मिल करके इतना हो जाता है। पता लगाइए कि कैसे आया, आपने खोजिए, ज़्यादा अच्छा है, और कमेंट बॉक्स में पूछिएगा तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। और इसी को लिख सकते हैं, पहले x लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, अब इसमें x को y लिख दिए, y को x लिख दिए, ये आंसर सामने में, x को मैंने y लिख दिया, y को x लिख दिया, तो देखो आराम से हो गया। उसी तरह यहाँ से भी बैक यहाँ कर सकते हैं, मैंने अगर कोई ऐसा लिखेगा तो यहाँ पहुँच सकते हैं। वो कैसे, मान लीजिए लिख देते हैं टू आंसर्स कि साइन इनवर्स z बराबर y। तो अब दोनों साइड हम यूज करेंगे साइन। अब यहाँ ऑपरेशन कर दिए कि साइन दोनों साइड में यूज कर देना है। ये साइन दोनों साइड में एक फंक्शन ग्रुप है, टेकिंग सर्कुलर फंक्शन साइन ऑन बोथ साइड्स। तो ये तो हो जाएगा साइन y। ये मत सोचिए कि साइन इनटू y है, नो, ये खाली है ऑपरेशन ऑन y इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेटर साइन, और ये दोनों फिर मिल करके z हो जाएगा। इसका भी पता लगाइए, जब नहीं पता चलेगा तो मैं बता दूंगा, अभी जरूरत नहीं है, जब चैप्टर आएगा तो बताएंगे। तो अब इसको लिख सकते हैं z बराबर साइन y। तो ये साबित कर रहा है कि अगर इनवर्स वाला लेके चलते हैं तो हम लोग सर्कुलर फंक्शन में आ गए, और यहां पर था कि इनवर्स लेके चले थे, सर्कुलर लेके चले थे तो इनवर्स में आया। तो दोनों बात को समझा दिए। तो ये चैप्टर्स जब इसके अंदर के कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीपल, सब मल्टीपल, कंडीशनल, फिर बेसिक, तो ऑटोमेटिकली उसी को सिर्फ इस लॉजिक से लिख देना है, सारा फार्मूला लिख सकते हैं। तो किताब के बिना फार्मूला देखे सारे फार्मूले निकालने का कोशिश कीजिए। तो आप बोलेगा कि हमको तो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन पता नहीं है, तो कैसे निकालें? ठीक है, मानते हैं, नहीं पढ़े हो तो नहीं जानते हो, तो किताब में क्या करो, RHS का जितना मटेरियल्स है उसको आप सप्रेस कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और सिर्फ LHS वाला जो मैटर्स है उसको देखिए कि क्या लिखा हुआ है, और उसी से ही दिमाग लगा करके RHS निकालने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। और यही हुआ 4 चैप्टर्स, पूरे 28 चैप्टर में 4 चैप्टर्स, और इतने आंसर्स में जो भी आया, अब देख सकते हो एक दिन में सब चीज तो नहीं पढ़ी जा सकती है। तो स्वाभाविक है कि इसके बाद जो भी हम लोग करेंगे, सोचना होगा कि पहले ये पढ़ें कि ये पढ़ें कि ये पढ़ें कि ये पढ़ें। तो मेरा लॉजिक है कि पहले आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, और जब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हो जाएगी तब इसके बाद चलेगा सेकेंड वाला, तब चलेगा थर्ड वाला, और तब चलेगा ये फोर्थ वाला। तो इसी आंसर्स को जितने मैंने अभी बात बताई है, इस वीडियो को मतलब जो बातें लिखी गई है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का सिलेबस लिख देंगे, और 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर का आज ही लिखेंगे। जब उसको पढ़ाएंगे 2 और 3 और 4 तब बताएंगे, और अभी पहले इसका सिलेबस पूरा लिखते हैं और उसके बाद ही मतलब आगे बताएंगे। ओके, तो अब देखा जाए कि पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के अंदर में क्या क्या है जो सिलेबस में पढ़नी है, और उसी को पढ़ाएंगे।
तो टीएमएच बुक के मुताबिक इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में देखिएगा कि जो पहला टॉपिक्स है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, देखा जाए कि जेईई एडवांस आईआईटीज के लिए इसके सिलेबस में कौन कौन चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले पढ़ना है एक नंबर में एंगल्स, वो भी कैसा एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल नहीं, वो फिजिक्स में पढ़ाएंगे सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, और इसी के साथ जोड़ेंगे एंड देयर मेजरमेंट, और इसी में एंगल का डिफरेंट यूनिट होता है, वो सब का डिस्कशन होगा। दूसरा है एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कि जो आपने क्लास 10 में पढ़ा है, जो क्लास 10 में पढ़े हैं वही ये सारा चीज है, मतलब लिख भी देते हैं, रिलेटेड विथ क्लास 10 सीबीएसई, और आईसीएसई का देखेंगे तो 9 और 10 दोनों मिला दीजिए। तो ये हो गया, और थर्ड में आएगा अलाइड एंगल, अलाइड एंगल। फोर्थ में एलिमिनेशन, क्या होता है एलिमिनेशन, इस टाइप का, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी बराबर 0, यहाँ लिख दिए बी साइन थीटा प्लस ई कॉस थीटा प्लस एफ बराबर 0। तो ये इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पैरामीटर्स कौन है, ए बी सी डी ई एफ, 6 चीजें हैं। तो एलिमिनेट थीटा एंड फाइंड द रिलेशन अमॉन्ग ए बी सी डी ई एफ। सो दिस रिलेशंस अमॉन्ग 6 पैरामीटर्स after the removal of theta, that is termed as your elimination। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बताया उस पर। अब आया 5वां नंबर, क्या है, यही आईआईटी के सिलेबस में लिखा हुआ है, वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कौन कौन होता है जानती हो, y बराबर साइन एक्स, y बराबर कॉस एक्स, y बराबर टाइन एक्स, y बराबर कॉट एक्स, y बराबर सिक एक्स, y बराबर कॉसिक एक्स, ये 6 तो होगा। और उसका क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एंड इट्स ग्राफ, मतलब उसका ग्राफ प्लॉट करना है। अलग अलग ट्राई करोगे, जैसे y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, फिर y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ, फिर y बराबर tan x का ग्राफ, फिर y बराबर cot x का ग्राफ, y बराबर x को थीटा लिख दिए, y बराबर sec थीटा, y बराबर cosec थीटा। ये 6 ग्राफ बेसिक है, ये 6 ग्राफ को खींचना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 हो गया एंड इट्स ग्राफ। साथ में आएगा पेरियोडिसिटी, पेरियोडिसिटी, और क्या आएगा, डोमेन। डोमेन, डोमेन का मतलब हुआ x का कौन कौन वैल्यू होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फंक्शन चैप्टर ग्रेट चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगा कभी फंक्शन चैप्टर, बहुत मजा आएगा उसमें, वही तो मेन है जो कैलकुलस का पार्ट है, लेकिन अभी वो नहीं पढ़ाएंगे। डोमेन, और लास्ट में आएगा रेंज। रेंज माने y का आंसर निकालना, डोमेन माने x का कौन कौन आंसर होगा, वो ग्राफ खींचने के बाद ही बनता है। तो पहला होता है ग्राफ, दूसरा होता है पेरियोडिसिटी, और तीसरा होता है डोमेन, और चौथा होता है रेंज।
एक्चुअली आईटी के सिलेबस में इसी का नाम लिखा हुआ है। तो 5 कंसेप्ट यहाँ हो गया, लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसके अंदर में और आएगा, इसे एक लाइन खींच दे रहे हैं। अब कौन आएगा 6ठा नंबर में? कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल्स। नेक्स्ट होगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला या प्लूरल फॉर्म देते हैं, फार्मूले बहुत सारे। 8 नंबर में होगा मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल्स। इसके बाद आएगा सब मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स। इसके बाद आएगा कंडीशनल आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटी। सभी का मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा। कंसेप्ट पढ़ाने के बाद आईआईटी के, जेई एडवांस के, जेई मेन के, 11th क्लास के, 12th क्लास के, कहीं के भी सारे क्वेश्चन मजे से बनेंगे। लेकिन पहले जेई एडवांस का बनाने के पहले हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको पहले बनाना होगा। वो हम देंगे असाइनमेंट में, एक दिन में 10 क्वेश्चन देंगे और देने के बाद उसका जवाब 1 सप्ताह के अंदर में मिलेगा। ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन का एक सैंपल अपलोड कर देंगे और वो क्वेश्चन को लिख लेना है और ट्राई करना है और किसी से पूछना नहीं, अपने खुद बनाना है। और वो क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा। इसके बाद आएगा 10 के बाद एक और है, इसी के बाद ये वीडियो को हम रोकेंगे, तब फिर और नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो टॉपिक्स होगा कंपाउंड एंगल। इसी टॉपिक्स पर बात होगी नेक्स्ट क्लास में। अब लास्ट है 11th नंबर, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज, लेकिन जब पढ़ाएंगे लॉग तो आएगा इसी में समेशन ऑफ लॉगरिथमिक सीरीज। अगर एक्सपोनेंशियल पढ़ाएंगे तो समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज, अगर इनवर्स पढ़ाएंगे तो समेशन ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन सीरीज, और कुछ आएगा समेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स रहेंगे, जिसके अंदर में रहेगा एपी सीरीज, जीपी सीरीज, एचपी सीरीज, फिर उसी टाइप का कुछ अदर सीरीज। लेकिन एपी, जीपी एंड अदर्स वाला जो अलजेब्रिक सीरीज है वो एक अलग चैप्टर में अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है, उसको यहाँ हम नहीं जोड़ेंगे, यहाँ खाली ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। तो इतने ही बच्चों ये सिलेबस हुआ। और देखते ही हो बच्चे जब 2 साल जेईई एडवांस का तैयारी करते हैं या कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है 9 से ही, और जब वो जेईई एडवांस का क्वेश्चन देखता है, आप देख सकते हो नेट में उपलब्ध है जेईई एडवांस का 2021 का क्वेश्चन। पेपर 1 3 घंटे का है और पेपर 2 भी 3 घंटे का है। आप कभी खाली टाइम निकालो संडे का दिन और आराम से बैठ जाओ और एग्जाम सेंटर जैसा बिहेव करो, खाना पीना खा लो और कोई भी एक स्लॉट ले लो और 3 घंटा बैठ करके एग्जाम दो। अब फिर जैसे ब्रेक होता है, 2 घंटे का ब्रेक है तो 2 घंटा का ब्रेक, नाश्ता जो करना है कर लो और अपने आप को ऐसा वातावरण बनाओ कि हम वाकई में जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, और फिर दूसरा एग्जाम दो। और वो एग्जाम जब दोगे पेपर 1 का, तो एक ही बार में पेपर 1 के लिए तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारा क्वेश्चंस रहेगा। 3 घंटे में आपको दिमाग ठिकाने लग जाएगा। फिर 2 घंटे के बाद, फिर ब्रेक के बाद फिर जब दीजिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो एक साथ आता है, P1 ये P2 हो गया, C1 C2 हो गया, M1 M2 हो गया। इसका मतलब क्या है, 1 मैंने पेपर 1 का है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और ये कौन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सेकंड पेपर का है। और यहाँ पर एक लिख देते हैं टोटल, माने P1 और P2 मिला के फिजिक्स में कितना नंबर लाए, दोनों मिला के केमिस्ट्री में कितना नंबर लाए, मैथ में कितना नंबर लाए। आपका P1 में कम है कोई बात नहीं, P2 में ज्यादा हो जाए, दोनों मिला करके ये P क्वालिफाई होना चाहिए। उसी तरह C1 C2 में अगर एक में बहुत कम आया, एक में ज्यादा आया, मिला करके अगर ये क्वालिफाई कर गए तो बहुत अच्छा है। और उसी तरह दोनों मिला करके इसको भी क्वालिफाई, माने अलग अलग दोनों को क्वालिफाई करने का जरूरत नहीं है, सीधा दोनों मिलाकर ओवरऑल में इसमें क्वालिफाई कर जाइए, दूसरा इसमें क्वालिफाई कर जाइए, इसमें तीसरा क्वालिफाई कर दीजिए, फिर तीनों जोड़ करके जो ओवरऑल मार्क्स होगा ओवरऑल
ओवरऑल मार्क्स जो है, मान लीजिए टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर, ओवरऑल मार्क्स को ग्रैंड बोल देते हैं, यहाँ जो टोटल लिखे हुए इसके ग्रैंड टोटल्स। तो ग्रैंड टोटल मान लीजिए कुछ नंबर आया x, अगर वो नंबर जो जेईई एडवांस निकालता है कि नहीं भाई इतना कट ऑफ मार्क्स है मेरा, अगर इतना बनाया हुआ तो आ जाएगा, वो बहुत कम नंबर रहता है। मैंने वो परसेंटेज के अनुसार देखोगे ना, तो हम एग्जैक्ट अभी नहीं बता रहे हैं, मैंने समझ लो कि 25% 30% के आसपास, अगर उतना रेंज में बना देते हो 30% भी ना क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन बनता नहीं है। और वही तो हकीकत है आदमी का। और आदमी क्या होता है, छोटा चीज बनाता है और एग्जाम में देखता है 1 घंटा में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बन गया, तो क्या होता है आदमी बना नहीं पाता है, यहाँ भी नहीं बना पाता है। तो क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि उसका कंसेप्ट नहीं है ना, उसका एप्लीकेशन अच्छा है। तो पहले आप कंसेप्ट डेवलप कीजिए, फिर हम बताएंगे कि कंसेप्ट कैसे डेवलप किया जाता है, और ये भी बताएंगे कैसे एप्लीकेशन अच्छा किया जाता है, तब जाकर के आप अच्छे से रिजल्ट को ला सकते हैं। और ये देख लो, एक छोटा सा चैप्टर के अंदर में बोलने के लिए कितना छोटा था, लेकिन ये 11 एक साथ मिला हुआ है। और कभी कभी तो इतना ही नहीं, ट्रिगो को अलजेब्रा से, कोऑर्डिनेट से, वेक्टर से, कैलकुलस से, माने कहीं से भी कहीं जोड़ के क्वेश्चन हार्ड बनाता है। तो मतलब क्या है, आपको बहुत डेप्थ चाहिए तभी वो क्वेश्चन बनेगा। और आजकल जेईई एडवांस का एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट चल रहा है, सब सीरीज उठा के क्वेश्चन बोल देता है, जेईई मेन में भी दे सकता है। इसलिए आप पूरी चीज पढ़िए। तो बच्चों, इतने ही पर मैं वीडियो को, बहुत लंबा होते जा रहा है, तो इतने ही में इसको रोकते हैं, और आने वाले दिन के लिए जो टॉपिक्स होगा वो होगा कंपाउंड एंगल, इसी पर चलेगा। और एंजॉय करो और मेहनत करो, और याद रखो एक मतलब स्लोगन टाइप का, जिसको हम बोल सकते हैं कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, लेबर नेवर गोज इन वेन, ए मैन मस्ट बी सीरियस इन देयर अटेम्प्ट्स, सक्सेस इज बाउंड टू कम इन द लॉन्ग रन, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। ओके, एंजॉय कीजिए, थैंक यू।